यूनिवर्सिटीज़ जो छात्र हैं उनको बालिग लोगों की तरह नहीं देखते हैं कि वो अपना फैसला खुद करते हैं, उनको वो हमेशा माइनर की तरह देखते हैं। अब तो ओपनली लोग बोलना चालू कर देते हैं अपने बच्चों को कि पॉलिटिक्स में तो बिल्कुल मत पढ़ना। मुझे जामिया का पता है, तकरीबन 700-800 छात्रों को पकड़ा था उन्होंने। शिक्षा का मकसद है एक ऐसा दिमाग बनाना जो सच्चाई को खुद अपनी आंखों से देख सके। अभी एक आज़ादी आपको है, वो रहेगी कि नहीं मैं नहीं कह सकता। आज इंटरनेट सिर्फ आधे अधूरे सच और पूरे झूठ में डूबा हुआ है। किसी के पास गहराई से सोचने का या शांति से सुनने का वक्त ही नहीं है। हम एक ऐसा शांत कोना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। Nope, not your ordinary podcast for entertainment. Nope. सर, मेरा पहला सवाल है आपसे, क्या साहित्य अभी पढ़ाना चाहिए और क्या लोग साहित्य पढ़ना चाहते हैं? साहित्य पढ़ाना चाहिए, यह सवाल कुछ वैसे ही है जैसे हमें अभी जीना चाहिए या नहीं। जैसे जीना आपकी इच्छा के बिना है, आपको जीना ही पड़ता है और सारी तकलीफ़ के बावजूद जीने का एक मज़ा है। वैसे ही साहित्य है जो शुरू से उसकी ज़रूरत है या नहीं, वो आपको दुनियावी फ़ायदा पहुंचाता है कि नहीं, इन सवालों से आज़ाद लोग साहित्य पढ़ते हैं। जिसको आप शौकिया पढ़ना कहते हैं, उस वजह से भी पढ़ते हैं, उस तरह भी पढ़ते हैं, और कुछ लोग पेशे की तरह पढ़ते हैं। मुझे मेरे पिताजी ने, जिनको मैं बाबूजी कहता हूँ, बहुत बचपन में बांग्ला की एक कहावत सुनाई थी कि वैसे लोग बड़े खुशनसीब होते हैं जिनका नशा और पेशा एक होता है। तो अगर साहित्य पढ़ने का नशा हो और वही पेशा बन जाए। मैं हमेशा अपने विद्यार्थियों को कहता हूँ कि हम जो साहित्य पढ़ रहे हैं, हम दरअसल पेशेवर पढ़ने वाले हैं। तो हम जैसे ट्रेन में लोग पढ़ते हैं या रात में पढ़ते हैं या यूं ही पढ़ते हैं, गए और पढ़ लिया, वैसे नहीं। हम पेशेवर पढ़ने वाले हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा है, जिम्मेदारी के साथ पढ़ते हैं। लेकिन आपका जो सवाल है उसका जवाब यही है कि साहित्य किसी ज़रूरत के चलते नहीं पढ़ा जाता है। साहित्य वैसे ही पढ़ा जाता है जैसे हम ज़िंदगी जीते हैं, और वो हमें अपने आप को, दुनिया को, एक दूसरे से रिश्ते को, लोगों के स्वभाव को समझने में बहुत मदद करता है। यानी हमें वह हमारी हद से बाहर ले जाता है और हमें रिश्ते जोड़ना सिखाता है। लेकिन हम ये सब कुछ सोचकर साहित्य के पास नहीं जाते, हम बस पढ़ना शुरू करते हैं और उसके बाद साहित्य की दुनिया के बासी हो जाते हैं। तो एक दुनिया वो है जिसमें हम रहते हैं और एक दुनिया वो है जो साहित्य की दुनिया है। आप कह सकते हैं एक गणतंत्र वह है जिसमें हम रहते हैं और एक गणतंत्र साहित्य का गणतंत्र है जिसमें सारे लोग रहते हैं। ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि वो उतने खुश नसीब नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग उसमें रहते हैं। आपने जो पूछा कि क्या साहित्य पढ़ने की ज़रूरत क्या है, उसका शुरुआती जवाब यह है। आज क्लासरूम के अंदर पढ़ाना और वो क्लासरूम के स्टूडेंट क्लासरूम से क्या बाहर भी पढ़ सकते हैं? मैं हमेशा अपने विद्यार्थियों को कहता हूँ कि शिक्षा क्लासरूम तक नहीं है, बल्कि अगर आप क्लासरूम की बात कर रहे हैं तो क्लासरूम एक संरचना, एक ढांचे के भीतर होता है, जिस ढांचे को आप कॉलेज कहते हैं या यूनिवर्सिटी कहते हैं। तो वह यूनिवर्सिटी सिर्फ सिलेबस नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट बुक नहीं है, सिर्फ क्लासरूम नहीं है। वह यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा परिसर है, कैंपस है। उस कैंपस में लोग हैं और बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। इसलिए कैंपस में कॉफ़ी हाउस होगा, कैंपस में एक पेड़ होगा जिसके नीचे लोग एक दूसरे से मिलेंगे और गपशप करेंगे, आप दोस्तियां बनाएंगे। वहाँ जो कुछ आप देखेंगे, सीखेंगे, वह आपके टेक्स्ट बुक के बाहर है। कई बार आप अपनी क्लास में जितना नहीं सीखते, उतना इन सारे जमावड़ों में, गपशप में, लोगों से मिलने में, अलग अलग तरह से लोगों से मिलने में आप सीखते हैं। आप ये सीखते हैं कि अपने से बिल्कुल अलग ज़ुबान वाले से, अपने से बिल्कुल अलग खान पान संस्कृति वाले से के साथ आप बैठें कैसे, वो सलीका सीखते हैं। आप
एक बिल्कुल अलग किस्म के आदमी को देखते हैं तो आप पहले तो चौंक सकते हैं, आपके अंदर थोड़ा कौतूहल हो सकता है, उत्सुकता हो सकती है, आपको डर भी लग सकता है। लेकिन कैंपस आपको सिखाता है कि फिर आप इस उत्सुकता को कैसे एक परिचय में बदलेंगे, एक रिश्ते में बदलेंगे। आपके भीतर जो एक डर है जो बहुत स्वाभाविक है, अलग किस्म के आदमी को देख के डर जाते हैं, जैसे बहुत बार हम कुत्तों को देख के डर जाते हैं या किसी को देख के डर जाते हैं, तो फिर आप वो रिश्ता कैसे बनाएं जो इंसानी रिश्ता हो। कैंपस और यह सब कुछ शिक्षा है। शिक्षा वो सिर्फ यह नहीं है जो किताब में है, वह ज़रूर है और वो एक अलग चीज़ है और उस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन क्लासरूम के बाहर ये जो दुनिया है, जो विश्वविद्यालय के भीतर है, ये परिसर, इस परिसर में रहना हमको सीखना पड़ता है। क्योंकि हम पहले एक मोहल्ले से आते हैं, अपने परिवार से आते हैं, भारत में हम चूँकि रहते हैं तो हम अपनी जाति वाली बिरादरी से आते हैं, अपने धर्म की बिरादरी से आते हैं, हमको उसकी भाषा मालूम है, हमको उसके पर्व त्योहार मालूम है। लेकिन जब वहाँ से आप निकल गए तो उससे दो चीज़ें होती हैं। एक कि आपको आज़ादी का एहसास होता है, क्योंकि वहाँ जो आप पर नियम, कायदे, बंधन आप पर हैं, आप उनसे बिल्कुल आज़ाद एक कैंपस में आ जाते हैं जहाँ ऐसा कोई नियम कानून नहीं है, कोई आप पर दबाव नहीं है। तो पहली बार आप आज़ादी का स्वाद लेते हैं। ये भी सीखना है। आज़ादी, हम लोग सोचते हैं कि जैसे सांस लेते हैं वैसे ही आज़ादी का एहसास करते हैं। नहीं, आज़ाद रहना भी सीखना पड़ता है। आज़ाद रहने का क्या मतलब है? आज़ाद रहने का मतलब अपने तरीके से सोचना है। क्लासरूम में आपके सामने अध्यापक है जिसका हो सकता है 20 साल का तजुर्बा हो, 25 साल का तजुर्बा हो, लेकिन क्या आप उसके सामने खड़े होकर आप अपनी बात कह सकते हैं? तो यह सब कुछ हम लोग सीखते हैं। तो मेरी अपनी समझ है कि दरअसल विश्वविद्यालय में क्लासरूम के अंदर और क्लासरूम के बाहर जो सबसे बड़ी चीज़ हम सीखते हैं वह है कि हम आज़ाद ख्याल कैसे हों, आज़ाद ख्याली हमारे अंदर कैसे आए। आज के माँ बाप क्लासरूम के बाहर बच्चों को रखने में या सीखने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। अब तो ओपनली लोग बोलना चालू कर देते हैं अपने बच्चों को कि पॉलिटिक्स में तो बिल्कुल मत पढ़ना, ये पर्चा बनाना, किसी चीज़ पर बात करना, कोई पॉलिटिकल इवेंट में पार्टिसिपेट करना, इसके लिए तो अब टोटल नो है। वो क्यों है, आपको क्यों लगता है? माँ बाप हमेशा डरते हैं। और अगर आप ये बात बहुत पुरानी है, लेकिन अगर आप इधर की बात करने लगे जो हमारे समय नहीं थी, यानी हम जब छात्र थे, हम जब विश्वविद्यालय में थे और हम जब छात्र राजनीति में थे, और छात्र राजनीति में हम जेल भी गए हैं, हमने मार भी खाई है, मैं अपनी बात कह सकता हूँ, पुलिस का लाठीचार्ज भी हमने बर्दाश्त किया है, हम जेल गए हैं, बहुत कुछ किया है। लेकिन उस वक्त यूनिवर्सिटी माँ बाप को चिट्ठी नहीं लिखती थी। उस वक्त यूनिवर्सिटी माँ बाप को फ़ोन करके धमकी नहीं देती थी कि हम आपके बेटे का नाम, हम आपकी बेटी का नाम काट देंगे, है ना। एक्सपल्शंस भी होते थे, रेस्टिकेशन भी होता था, लेकिन माँ बाप को धमकी नहीं दी जाती थी। यह पिछले 8-10 साल से हमने देखा है कि यूनिवर्सिटीज़ जो छात्र हैं उनको बालिग लोगों की तरह नहीं देखते हैं कि वो अपना फैसला खुद करते हैं। उनको वो हमेशा माइनर की तरह देखते हैं, जैसे उनका एक गार्डियन है, एक अभिभावक है। तो वो उनको फ़ोन करना शुरू करते हैं कि आपके बच्चा यहाँ ये कर रहा है, हम उसका नाम काट देंगे, उस पर 25,000 रुपये का जुर्माना कर देंगे, उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना कर देंगे। और यह अभिभावकों के लिए बड़ी बात है। और हिंदुस्तान की ज़्यादातर, जिनको आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ कहेंगे, उनमें जो नौजवान लड़के लड़कियां जाते हैं, उनके माँ बाप की माली हालत बहुत अच्छी नहीं होती। अगर उनको आप ये धमकी दें कि हम आपकी बेटी का नाम काट देंगे, तो वे कांप जाएंगे, क्योंकि उन्होंने दाखिला बड़ी मुश्किल से कराया है। तो इस वजह से वे घबराते हैं। जैसे मैंने ये देखा कि 2019 में जब नागरिकता का जो नया कानून आया, उसमें संशोधन हुआ, CAA जिसको कहते हैं, उसके खिलाफ सबसे पहले कहाँ विरोध हुआ? सबसे पहले विरोध हुआ विश्वविद्यालयों में। अगर आप उत्तर प्रदेश को छोड़ें और कुछ और जगहों को छोड़ दें जहाँ ज़्यादातर मुसलमानों ने विरोध करना शुरू किया, क्योंकि
उनको बाहर कर दिया गया था उससे। तो अगर उनको छोड़ दें तो विश्वविद्यालयों में हुआ, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इन छात्रों ने किया विरोध। उसके बाद क्या हुआ, इनके माँ बाप को चिट्ठियां लिखी जाने लगी और फिर पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने इन छात्रों के टेलीफोन नंबर लिए। उनमें से मुझे जामिया का पता है तकरीबन 700-800 छात्रों को पकड़ा था उन्होंने और उनके फ़ोन नंबर लेके उनके माँ बाप को धमकाने लगे। तो माँ बाप का डर जाना बहुत स्वाभाविक है और तब वो अपने बच्चों को कहने लगते हैं कि आप दूर रहिए, इस झंझट से दूर रहिए। लेकिन ये एक फौरी चीज़ है। व्यापक तौर पे जो माँ बाप नहीं समझते हैं, और वो नहीं समझते हैं इसलिए कि हमारा मीडिया उनको नहीं बताता है, वो ये कि आपके बच्चे जिस कैंपस में गए हैं उसका सारा कुछ राजनीति तय कर रही है। यानी दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र अभी जो पढ़ेगा या पढ़ेगी उसकी कीमत कितनी है उस कोर्स की, और उसी दिल्ली से थोड़ी दूर पर सोनीपत में जो अशोका यूनिवर्सिटी है वहाँ जो वो वही बीए का कोर्स करेगा उसकी कीमत कितनी है, ये कौन तय कर रहा है? क्योंकि अशोका यूनिवर्सिटी को थोड़ी आज़ादी है तो वो अपना कोर्स, वो चाहे इतिहास का हो या दूसरी चीज़ों का हो, उनको आज़ादी से तय करते हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऊपर से हुक्म आता है तो वो तय करते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोर्स कमज़ोर हो गया, अशोका का मजबूत हुआ। लेकिन ये बतलाएगा कौन? ये कैंपस में आने के बाद छात्रों को पता चलता है कि उनके साथ धोखा हो रहा है, तब वो इस राजनीति को पहचानते हैं, ये राजनीति क्या कर रही है, फिर वे उसके बारे में बोलना शुरू करते हैं। लेकिन बेचारे माँ बाप को नहीं पता ये। और दूसरा कि हमें जो बचपन से सिखाया जाता है वो ये कि शिक्षा का काम क्या है। शिक्षा का काम है अच्छा नागरिक बनाना। तो जैसे ही आप नागरिक बोलते हैं, नागरिक का रिश्ता राज्य से बन जाता है लोगों के दिमाग में। अच्छा नागरिक बनने का क्या मतलब है? अच्छा नागरिक बनने का मतलब है आज्ञाकारी नागरिक बनना। लेकिन शिक्षा का मकसद वो तो नहीं है। शिक्षा का मकसद है एक ऐसा दिमाग बनाना जो सच्चाई को खुद अपनी आंखों से देख सके, उसको पहचान सके, उसके बारे में बात कर सके, उसके बारे में सवाल कर सके। यानी एक सोचने, समझने, सवाल करने वाला इंसान बनाना, यह मकसद है शिक्षा का। यह बात माँ बाप को नहीं पता। उनको पता है कि शिक्षा का मकसद है जाकर ऐसी पढ़ाई करना जिससे कोई नौकरी मिल जाए और जिससे आप अच्छे नागरिक बन जाएं। लेकिन जैसा मैंने कहा, शिक्षा का बड़ा मकसद ये है। इस बात को छात्र समझ जाते हैं, 18-19 साल की उम्र में जाते हैं, 1-2 साल गुजारते हैं और वो समझ जाते हैं। तो फिर उस व्यापक राजनीति को वो जानते हैं और वो उसमें हिस्सा लेते हैं। तो माँ बाप को ये समझने में तो देर लगेगी ही, लेकिन इसके लिए जिम्मेवार माँ बाप नहीं है। जैसा मैंने कहा, इसके लिए जिम्मेवार मीडिया है, इसके लिए जिम्मेवार हम आप जैसे लोग हैं जो उनको नहीं बताते कि दरअसल आपकी बेटी या आपका बेटा जो कैंपस में गया है, शिक्षा को उसके साथ क्या करना चाहिए या उसको शिक्षा के साथ क्या करना चाहिए। बट सर, जैसे आपने अभी एक बात कही कि अशोका का कोर्स स्ट्रॉन्ग है क्योंकि अशोका को आज़ादी है, और जो डीयू का कोर्स है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि डीयू को आज़ादी नहीं है। ऐसा कभी हुआ है हिस्ट्री में कि पब्लिक यूनिवर्सिटी से ज़्यादा करेजियस प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो? करेजियस मैं नहीं कहूँगा, उस पर हम लोग बात करेंगे। ये करेज नहीं है। अभी एक आज़ादी आपको है, वो रहेगी कि नहीं मैं नहीं कह सकता। ऐसा पहले हुआ नहीं था, क्योंकि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को देखेंगे, जेएनयू को देखेंगे, बॉम्बे यूनिवर्सिटी को देखेंगे, किसी भी यूनिवर्सिटी को, जो पुरानी मद्रास यूनिवर्सिटी, तो सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं थी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी अच्छी थी। एक समय प्रेसिडेंसी कॉलेज बहुत अच्छा हुआ करता था, लॉयला कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा हुआ करती। और वो क्यों थी? क्योंकि इन सारे यूनिवर्सिटीज़ में आज़ादी थी। आप अपना कोर्स बना सकते थे, आप अपना सिलेबस बना सकते थे, आप अपने तरीके से पढ़ा सकते थे। लेकिन पिछले 10 सालों में ये काम धीरे धीरे जाकर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन में सेंट्रलाइज हो गया।
तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन बॉम्बे यूनिवर्सिटी को भी बतलाती है, जेएनयू को भी बतलाती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी को भी बतलाती है, छपरा की यूनिवर्सिटी को भी बतलाती है कि तुम्हें कोर्स ऐसे बनाना है, तुम्हें राजनीति शास्त्र ऐसे पढ़ाना है, तुम्हें अर्थशास्त्र ऐसे पढ़ाना है, ये चीज़ें रखनी है, इसका ऑब्जेक्टिव ये होगा। तो अब आप मुझे ये बतलाइए कि बॉम्बे यूनिवर्सिटी जिसका इतिहास बिल्कुल अलग है, जिसका सांस्कृतिक परिवेश बिल्कुल अलग है, दिल्ली यूनिवर्सिटी जिसका इतिहास बॉम्बे यूनिवर्सिटी से बिल्कुल ही अलग है, इन दोनों पर एक ही चीज़ लागू कैसे हो सकती है? पूरी दुनिया में जब आप अच्छी यूनिवर्सिटीज़ को देखेंगे, जैसे हार्वर्ड, जिनको हम कहते हैं कि ये दुनिया की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटीज़ हैं, हार्वर्ड हो या ऑक्सफोर्ड हो या कैम्ब्रिज हो या कोई भी हो, इनमें से कोई यूनिवर्सिटी ये अधिकार दूसरे को नहीं देती है, किसी ऊपर की एजेंसी को, कि वो उसको बताएगा कि कोर्स कैसे होगा। तो ये पहली बार हिंदुस्तान में हो रहा है कि अब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन बता रहा है यूनिवर्सिटी अपना दाखिला कैसे करेगी, यूनिवर्सिटी शिक्षकों की बहाली कैसे करेगी, यूनिवर्सिटी अपना करिकुलम कैसे बनाएगी, यूनिवर्सिटी अपना सिलेबस कैसे बनाएगी। ये पहली बार हो रहा है कि सारी चीज़ें केंद्रीकृत हो गई हैं या सेंट्रलाइज हो गई हैं, और यह शिक्षा के खात्मे की शुरुआत है। अशोका यूनिवर्सिटी या जिंदल यूनिवर्सिटी या क्रिया यूनिवर्सिटी, इनको अभी आज़ादी है क्योंकि ये निजी विश्वविद्यालय हैं, लेकिन इन पर भी दबाव बढ़ रहा है कि वे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की कुछ शर्तों को माने, सरकार के कुछ शर्तों को माने। कितने दिन तक वो दबाव झेल पाएंगे? अभी तक वो झेल रहे हैं या उन पर अभी तक उन पर उतना दबाव नहीं डाला गया है। मुझको ये पता है कि अशोका यूनिवर्सिटी को बीच बीच में धमकी दी जाती है हरियाणा सरकार की तरफ से, क्योंकि उनको बिल्डिंग बनानी है, उनको और ज़मीन चाहिए, तो उनको इजाज़त चाहिए तरह तरह की, पानी की, बिजली की, बाकी सैंक्शन, परमिशन। तो सरकार कहती है अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी हम तुमको ये परमिशन नहीं देंगे। तो फिर उसके जो प्रमोटर्स हैं वो इशारा करते हैं कि भाई ऐसे कर लो, वैसे कर लो, तो वो समझौता भी करते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आज जैसी हालत है उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि पब्लिक यूनिवर्सिटी पर दबाव बहुत ज़्यादा है और उस पर जकड़न बहुत ज़्यादा है, और उसको रोज़ डिक्टेट दिया जा रहा है कि तुम्हें ऐसे करना है, तुम्हें ऐसे करना है, और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ ने घुटने टेक दिए हैं सबके सब। एक और अगर हम इस पे, जैसे पब्लिक यूनिवर्सिटी सिस्टम को सिस्टमैटिकली उन्होंने पूरी यूनिवर्सिटीज़ पे गैग्स डाले, एफटीआई से चालू किया, फिर हैदराबाद यूनिवर्सिटी, जेएनयू, ये पूरा चलता रहा, तो ये पॉसिबल कैसे है? कोई लोग तो एक्सेप्ट कर रहे होंगे ना ये सब। हाँ, ये इस तरह संभव हुआ कि हम सब लोगों ने इसका पर्याप्त विरोध नहीं किया जितना हमें विरोध करना चाहिए था। एफटीआई में हुआ तो एफटीआई में किन लोगों ने विरोध किया? छात्रों ने विरोध किया। जब गजेंद्र चौहान को उन्होंने चेयरमैन बनाया तो छात्रों का तर्क क्या था? छात्रों का तर्क ये था कि आपको एक्सेलेंस को ध्यान में रखना चाहिए, तो आप एक ऐसे आदमी को नहीं बना देंगे जो मीडियोकर है, जो थर्ड रेटर है। आप कहते हैं कि मैं यहाँ फिल्म और टेलीविज़न की, मैं आपको एक्सेल करना सिखाऊंगा, लेकिन उस जगह का चेयरमैन या चेयरपर्सन एक ऐसा आदमी है जो अपनी दुनिया में मीडियोकर माना जाता है। तो छात्रों ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, ये एक तरह का विरोध है। छात्रों ने किया। उसी तरह विश्वविद्यालयों में जो होना शुरू हुआ तो शिक्षकों ने पर्याप्त विरोध नहीं किया, और समाज की तरफ से उनको कोई समर्थन नहीं मिला। जो थोड़ा बहुत विरोध किया तो समाज ने बिल्कुल उदासीनता रखी, हालांकि वो समाज के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन समाज ने यूनिवर्सिटीज़ को के टीचर्स, शिक्षकों को और छात्रों को अकेला छोड़ दिया। तो एक तो ये कि हमारे यहाँ प्रतिरोध की संस्कृति उतनी मजबूत नहीं है। मैं कहता हूँ कि हम लिहाजी लोग हैं, हम लिहाज करते हैं, हम सत्ता का बहुत लिहाज करते हैं, और हम थोड़े डर भी जाते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि जो अध्यापक समुदाय है उसको जितना विरोध करना चाहिए था उसने नहीं किया,
और हमारी यूनिवर्सिटी का जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, उस गवर्नेंस स्ट्रक्चर के चलते भी उसको काबू करना आसान हो जाता है। क्योंकि अगर आप वाइस चांसलर एक ऐसे आदमी को बना देंगे जो पूरी तरह सरकारी है, तो यूनिवर्सिटी की पूरी ताकत वाइस चांसलर में होती है। अगर आप गवर्नेंस स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप अभी अगर तुलना कर लें डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के आने के बाद अमेरिका में जो हो रहा है वो एक पूरी तरह का हमला है, जैसे हथौड़ा मारा जा रहा है। तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने घुटने टेक दिए, कई यूनिवर्सिटीज़ ने घुटने टेक दिए, लेकिन आपने कल खबर पढ़ी होगी कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट ने रिज़ाइन कर दिया, हाँ, इस्तीफा दे दिया। यह आप हिंदुस्तान में कभी नहीं देखेंगे। उसने घुटना टेका, लेकिन उसको एक शर्म है, उसने इस्तीफा दिया। उसके पहले आपने बाइडेन सरकार के समय देखा होगा कि फिलिस्तीन के सवाल पर जब हाउस की हियरिंग्स होने लगी और बुलाई जाने लगी, तो हार्वर्ड और दूसरी यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट्स ने आकर तर्क किया। हालांकि उन पर इतना दबाव पड़ा कि उन्होंने इस्तीफा दिया। यह संस्कृति हमारे यहाँ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका गवर्नेंस स्ट्रक्चर अलग है। वहाँ प्रेसिडेंट, जिसको वाइस चांसलर आप मान लें, वो अलग ढंग से चुना जाता है। तो उसको कुछ अपनी साख का भी ख्याल है, अपनी इज्जत का भी ख्याल है। यहाँ चूंकि वाइस चांसलर को बहाल करने की जो पूरी प्रक्रिया है, उसमें यह संभव है कि वाइस चांसलर सरकार का आदमी हो जाए, तो फिर तो किसी विरोध का सवाल नहीं है ना। वो सरकार की चीज को लागू करता चला जाएगा। और अंदर अगर शिक्षक घबराए हुए हैं कि उनकी नौकरी चली जाएगी, उनको नहीं बोलना है, तो जो संगठित तरीके से टीचर्स यूनियन को बोलना चाहिए, बाकी को बोलना चाहिए, वो नहीं बोल पाएंगे। तो जेएनयू की टीचर्स एसोसिएशन बोलती रही, अदालत में जाती रही, लेकिन बाकी एसोसिएशंस चुप हो गई। तो यह एक वजह है। ये हमारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के भीतर से विरोध नहीं है, और विरोध करने का जिम्मा सिर्फ और सिर्फ छात्रों पर छोड़ दिया जाता है कि छात्र विरोध करें। और उसमें ये टूल्स भी है, पेरेंट्स फाइन्स, एक्सपल्शन, रेस्टिकेशन। सर, पर आज के छात्र ह्यूमैनिटीज इतना नहीं पढ़ना चाहते जितना पहले पढ़ना चाहते थे। सब जगह नंबर गिर रहे हैं। तो ये नंबर गिरने का क्या रीजन है? ये क्यों हो रहा है? कुणाल, इससे मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। इसलिए कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को देखेंगे या जेएनयू को देखेंगे या पटना यूनिवर्सिटी को देखेंगे, बाकी यूनिवर्सिटीज़ को देखेंगे, तो जो आंकड़े आपको बतलाते हैं वो ये, मैं हिंदी पढ़ाता हूँ तो मैं अपने विभाग की बात बतला सकता हूँ कि हमारे यहाँ दाखिले कम नहीं हुए, बल्कि हमारे यहाँ दाखिला लेने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है, जिसके चलते हमें प्रतियोगिता करनी पड़ती है और उसमें से कुछ लोगों को चुनना पड़ता है। यही बात राजनीति शास्त्र के साथ है, यही बात संस्कृत के साथ है, उर्दू के साथ है। और उसकी वजह अलग है कि छात्र दरअसल क्यों लेना चाहते हैं, क्यों आना चाहते हैं। उसकी एक वजह यह है कि उनके पास बेहतर करने के लिए कुछ है नहीं और समाज ने उनको कुछ दिया नहीं, तो वे अपनी जवानी के 4 साल 3 साल इज्जत के साथ कहाँ गुजार सकते हैं। तो वो यूनिवर्सिटी कैंपस है जहाँ वो इज्जत के साथ गुजार सकते हैं। तो एक तो आंकड़े की सच्चाई है। आंकड़े की सच्चाई ये है कि अभी तक ह्यूमैनिटीज़ में आने वालों की तादाद कम नहीं हुई है, ये सच्चाई है। लेकिन दूसरा कि ह्यूमैनिटीज़ उपयोगी हैं, इसको लेकर शक ज़रूर पैदा हो गया कि आप हिंदी पढ़कर क्या करेंगे, आप संस्कृत पढ़कर क्या करेंगे, या आप दर्शन शास्त्र पढ़कर क्या करेंगे, फिलॉसफी पढ़कर या साइकोलॉजी पढ़कर क्या करेंगे। इसका जवाब देना बहुत ही मुश्किल है ना, कि आप करेंगे क्या। और हम अपने पहले सवाल पर लौट जाएं कि जनरल एजुकेशन दरअसल क्या करता है। जनरल एजुकेशन के बारे में, इसको जनरल एजुकेशन कहते हैं, जिसको आप ह्यूमैनिटीज़ कह रहे हैं, सोशल साइंसेस कह रहे हैं। यह आप में एक तरह का लचीलापन पैदा करता है, फ्लेक्सिबिलिटी, जिससे आप जो आपके सामने समस्याएं आएंगी उनको आप समझ भी पाएंगे और उनसे निपटने के तरीके निकाल पाएंगे।
क्योंकि समस्याएं नई नई आएंगी। लेकिन जनरल एजुकेशन आपको मेथड देता है, आपके अंदर एक विश्लेषण करने की क्षमता देता है। यह समझ लोगों में कम हो गई है कि यह इसकी एक बड़ी उपयोगिता है। जब लोग ये समझते हैं कि अगर हम मॉड्यूलर कोर्स बना देंगे तो मॉड्यूलर कोर्स एम्प्लॉयबिलिटी इंश्योर करेगा, ठीक, लेकिन मार्केट तो कल बदल जा सकता है। तो ये जो मॉड्यूलर कोर्स मैंने बनाया वो कल बेकार हो जाएगा। लेकिन जनरल एजुकेशन मुझे जो फ्लेक्सिबिलिटी देगा वो चीज़ मुझे इस जो वॉलेटाइल सिचुएशन है इससे डील करने में अधिक मदद कर सकती है। यह समझ कमज़ोर पड़ रही है। तो इस वजह से सरकारें ये मानने लगी हैं कि ह्यूमैनिटीज़ में इन्वेस्टमेंट क्यों करें। तो दो चीज़ है, लोगों का आना जारी है लेकिन सरकार उसमें इन्वेस्टमेंट कम कर रही है पूरी दुनिया में। आप जापान चले जाएं, आप दूसरी जगहों पे चले जाएं, फिलॉसफी के डिपार्टमेंट्स बंद हो रहे हैं, ह्यूमैनिटीज़ के डिपार्टमेंट्स बंद किए जा रहे हैं। भारतवर्ष में भी वो इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है क्योंकि लोगों को लगता है कि असल एजुकेशन क्या है, प्रोफेशनल, इंजीनियरिंग, मेडिकल और अब MBA और फिर इस तरह के जो हैं CFA, हाँ, इस तरह के जो कोर्सेज हैं जो उपयोगी हैं। तो सरकारें अब सोचती हैं कि इनमें हम क्यों लगाएं, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो तो इन्वेस्ट ही कर रहा है इन सब में। तो आप देखेंगे भारत में अगर आर्किटेक्चर देखेंगे एजुकेशन का तो आपको पता चलेगा कि अब प्राइवेट सेक्टर का शेयर ज़्यादा है पब्लिक से एजुकेशन में। लेकिन फिर यह भी सवाल है कि जिन संस्थाओं ने प्रोफेशनल से शुरू किया था, आपने चूंकि ह्यूमैनिटीज़ की बात की, जैसे मणिपाल को ले लीजिए आप, तो मणिपाल ने मेडिसिन के लिए वो जाना जाता था, वहाँ मेडिकल कॉलेज में लोग जाते थे। लेकिन मणिपाल ने फिर सोशल साइंसेस का सेंटर भी शुरू किया। अजीम प्रेम जी अपने सोशल साइंसेस के सेंटर्स नए नए खोल रहा है। अब वो रांची में भी खोल रहा है, उसने भोपाल में खोला, बैंगलोर में खोला। महिंद्रा की एक यूनिवर्सिटी थी जिसको आप टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने इन्वेस्ट किया क्रिया यूनिवर्सिटी में जो कि सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज़ की यूनिवर्सिटी है। तो अब दो IITs सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज़ को नए नए ढंग से इंट्रोड्यूस कर रही हैं। जो प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी थी जैसे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बैंगलोर, जो कि एक तरह की मॉडल यूनिवर्सिटी थी और जिसको हम स्टैंड अलोन कह सकते हैं। स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस वो हैं जो एक फील्ड को लेकर चलते हैं, जैसे लॉ यूनिवर्सिटी हुई। लेकिन अब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बैंगलोर 4 साल का BA प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है जो ह्यूमैनिटीज सोशल साइंसेस का प्रोग्राम होगा। IITs में हो रहा है, ISERS में हो रहा है। तो दो परस्पर विरोधी चीज़ें हो रही हैं। एक कि हमें लगता है कि ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप दूसरी तरफ देख रहे हैं कि जो स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस थे वो अब जोड़ रहे हैं ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेस को। तो मैं सिर्फ यह कह सकता हूँ कि आप किसी चीज़ के महत्व को कैसे समझेंगे, उसको समझने का तरीका यह है कि एलीट क्या कर रहा है। तो जो एलीट है वो इसकी ज़रूरत महसूस कर रहा है, इसका मतलब उसका महत्व है। लेकिन सरकार हमें कहना चाहती है नहीं इसकी ज़रूरत नहीं, तो वो कहती है जनता को नहीं, लेकिन एलीट को उसकी ज़रूरत है। तो आप समाज में शिक्षा के 2 स्तर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, जैसे आप हिंदी भाषा पढ़ाते हैं और उसमें बहुत लोगों के बहुत मत है लैंग्वेज को लेकर, साउथ में क्या होना चाहिए। आप थोड़ा हमें हिंदी भाषा की हिस्ट्री के बारे में बता सकते हैं? जिस हिंदी में हम लोग बात कर रहे हैं, कुणाल कामरा जो हिंदी बोलते हैं वो हिंदी मैं नहीं बोलता। हाँ। आपकी परवरिश मुंबई की। हम लोगों ने एक सर्वेक्षण किया था जिस सर्वेक्षण में हमने कहा कि 53 तरह की हिंदी होती है और वो सब वैलिड हैं, जायज़ हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं जो हिंदी बोल रहा हूँ वो कुणाल कामरा की हिंदी से बेहतर है या ऊपर की हिंदी है, और कुणाल कामरा को मेरी तरह की हिंदी बोलना चाहिए। हाँ। तो ये जो बम्बैया हिंदी है या दूसरी तरह की हिंदी है वो सब वैलिड हैं। हिंदी की वेराइटीज़ हैं और अलग अलग तरह की हैं।
लेकिन आमतौर पर जो मैं हिंदी बोल रहा हूँ वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों से निकली, जिसको खड़ी बोली हिंदी आप कहते हैं, और धीरे धीरे उसको उन इलाकों ने अपनाया जहाँ और जुबानें बोली जाती थीं, जैसे अवधी, ब्रज, भोजपुरी, मैथिली, मगही। तो इन्होंने उसको अपनाया, लेकिन उन जगहों की जुबानें तो अलग पहले से थी, मैथिली, मगही, है ना। इतिहास जिस तरह से चला, अब यह हिंदी जिसमें मैं बात कर रहा हूँ, यह साहित्य की जुबान बनती है कोई 19वीं शताब्दी के आखिरी दशकों में, डिकेड्स में। हमारे जो पहले खड़ी बोली हिंदी के लेखक जिनको कहा जाता है, उनमें भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं और दूसरे लोग हैं, और उन्होंने ऐलानिया लिखा कि 1873 हिंदी नए चाल में ढली। यानी यह इसको हमने लिखने, पढ़ने, स्कूल की शिक्षा की भाषा बनाया। तो एक तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। अब ये एक बहुत लंबा इतिहास है जिसमें इस हिंदी का एक बहुत संघर्ष रहा उर्दू के साथ, अरबो पर्शियन स्क्रिप्ट में लिखी जाने वाली उर्दू के साथ, और इस हिंदी का बहुत सारा वक्त इसमें चला गया कि अपने आप को उर्दू से अलग दिखलाए, है ना। तो उर्दू से अलग दिखलाने के चक्कर में और ख़ुद को एक अलग शक्ल में ढालने में इससे बहुत गलतियां हुई जो अभी भी हो रही हैं, जिसमें हम कहते हैं कि नहीं हम हमारे और उर्दू के बीच कुछ भी नहीं है और हमें वैसे सारे शब्द निकाल देने चाहिए जो शब्द उर्दू के शब्द हैं, फारसी के शब्द हैं, लेकिन हिंदी उसके बिना फिर जिंदा ही नहीं रह सकती। तो एक चीज़ हम ध्यान में रखें कि हिंदी उन इलाकों में हिंदी बड़ी हुई या फली फूली जिन इलाकों की भाषाएं दूसरी थीं। तो जो कहते हैं कि जो सेंसस में लिखवाते हैं, है ना, आपकी मातृभाषा आपसे कहा जाता है, मातृभाषा लिखिए। तो मुझे पता नहीं आप क्या मातृभाषा लिखते हैं, सेंसस में आप क्या लिखेंगे। तो हम सारे लोग लिखते हैं हिंदी, जो गलत है, क्योंकि हम घर में ये नहीं बोलते जिस भाषा में हम बात कर रहे हैं। हम अपने माँ बाप से जहाँ हम पले बड़े हैं वहाँ हम अवधी बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, मैथिली बोलते हैं। तो हमारी भाषा तो वह है। यह जो भाषा है ये स्कूल की भाषा है, ये कामकाज की भाषा है, दफ्तर में जब लोगों से मिलते हैं, यहाँ हम आए, यहाँ लोगों से बात की, उसकी भाषा है। लेकिन जैसे ही मैं घर में जाऊँगा मैं किसी और भाषा में बात करने लगूंगा। लेकिन इस बात से लोगों ने इनकार किया। उसका नतीजा क्या हुआ कि जो हमारी भाषा थी जिसको हम घर में बोलते हैं, जिसको आप माँ की बोली कहते हैं, माँ बोली कहते हैं, उस पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ा, है ना, और वो छीजने लगी, ऐसे कोड़ने लगी। तो अब फिर जिसको आप हिंदी कह रहे हैं, आप बम्बई में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, तो वह हिंदी फिल्मों की भाषा है, या आप अगर पहले की फिल्में देखेंगे, 40-50 साल के पहले की फिल्में, तो उस वक्त तक उसको हिंदी कहा जाए या हिंदुस्तानी कहा जाए या उर्दू कहा जाए, है ना, क्योंकि उस वक्त के ज़्यादातर जो लिखने वाले थे वे उर्दू में लिखते थे, गाने भी, बाकी तमाम चीज़ें भी। धीरे 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 वह चीज़ ख़त्म होने लगी। तो अब मैं जैसे संवादों में भी देखता हूँ, डायलॉग्स में भी देखता हूँ कि वो हिंदी बदलने लगी है, अलग तरह की आने लगी है। हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने लगे हैं, ऐसे स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करने लगे हैं जो बहुत सहज नहीं है, या उसको ज़बरदस्ती उसका हिंदीकरण करने की कोशिश की जा रही है। एक तो ये हिंदी है, लेकिन इसके साथ एक दूसरी बात क्या हुई कि आज़ादी के आंदोलन के दौरान हिंदी भाषा की समझ और उसकी बहस अलग थी। तो लोगों ने समझा कि हिंदी लोगों को जोड़ सकती है। तो दक्षिण भारत में दक्षिण भारत हिंदी प्रचारणी सभा, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, बाकी जगहों पर बनी और वहाँ के लोगों ने हिंदी सीखना शुरू किया। राजगोपालाचारी स्वयं एक हिंदी प्रचारक थे। मैंने 1985-86 में एक लंबा इंटरव्यू लिया था। हिंदी थिएटर के एक बहुत बड़ी शख्सियत थे, आपने ज़रूर उनका नाम सुना होगा, बीवी कारंत।
वो कर्नाटका के थे, कर्नाटका थे, लेकिन वो हिंदी थिएटर की बहुत बड़ी शख्सियत थी। तो कारंत ने मुझे एक बहुत दिलचस्प बात बताई। उन्होंने कहा कि जब वे किशोर थे, टीनेजर, तो उस वक्त हिंदी प्रचारकों का ग्लैमर इतना ज्यादा था कि लड़कियां उनके साथ भाग जाती थी। तो उस ग्लैमर के चलते कारंत अपनी थिएटर कंपनी छोड़कर, जिस गुब्बी थिएटर कंपनी में काम करते थे, वे बनारस आए हिंदी सीखने, पढ़ने के लिए। वह एक दौर था, लेकिन 1947 के बाद हालात बदल गए और यह दावा किया जाने लगा कि हिंदी ही एकमात्र राष्ट्रभाषा है या सबसे ऊपर है। तो जब आपने यह कहना शुरू किया कि हिंदी ही राष्ट्रभाषा है, तो फिर तमिल बोलने वालों को, बाकी भाषा भाषियों को लगा कि आप हमारे वजूद से इनकार कर रहे हैं या भारत पर आप अपना पहला दावा पेश कर रहे हैं। तो हिंदी को लेकर एक विरोध भाव शुरू हुआ और वो फिर इधर तेज हो गया है, क्योंकि ये जो सरकार है जो पिछले 10 साल से चल रही है, यह दरअसल इसके दिल में वो नारा बसा हुआ है जो 19वीं शताब्दी का नारा है। वो नारा क्या है? हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। तो जब भी ये हिंदी बोलती है, लोगों को वो नारा याद आ जाता है। तमिलनाडु के लोगों को वो नारा याद आता है और वो देखते हैं कि सरकार की करनी क्या रही है। तो आप हिंदी को हिंदी दिवस मनाते हैं सरकारी खर्चे पर, राजभाषा समिति है सरकारी खर्चे पर, और सरकारी खर्चा क्या है? मेरा आपका पैसा है, मराठी बोलने वाले के टैक्स का पैसा, तमिल बोलने वाले के टैक्स का पैसा, मलयालम बोलने वाले के टैक्स का पैसा। वो पैसा किस भाषा पर सबसे ज्यादा खर्चा हो रहा है? हिंदी पर हो रहा है, तमिल पर नहीं, मराठी पर नहीं, बाकी चीजों पर नहीं। तो हिंदी को लेकर एक शक पैदा हो जाता है कि आप हिंदी के बहाने उत्तर भारत को लादने की कोशिश कर रहे हैं सारी संस्कृतियों पर। और अभी आपने एक और नारा सुना होगा, वह है एक राष्ट्र एक संस्कृति। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा कि भारत में दरअसल वन नेशन वन कल्चर होना चाहिए। फिर इस सरकार के मंत्रियों ने भी कहा कि वन नेशन वन कल्चर होना चाहिए। तो फिर वन नेशन वन कल्चर की भाषा क्या है? क्या वो हिंदी है? अगर वो होगी तो एक मणिपुरी, एक नागा, एक खासी, एक संथाली, एक मुंडारी, एक तमिल, वो इसको नहीं मानेगा। तो इसलिए हिंदी के लिए मुश्किल वे लोग पैदा कर रहे हैं जो ये नारा दिल में लेकर चलते हैं, जो हिंदी थोपना चाहते हैं, जो हिंदी थोपना चाहते हैं। मतलब हमारी फैमिली की मदर टंग कुछ और ही है, जो हमने मतलब बोली नहीं, बच्चों ने पिकअप नहीं की, बोलते रहे, हिंदी बोली, मैं सीखी इंग्लिश, महाराष्ट्र से हो तो मराठी सीखी, तो मराठी हिंदी थोड़ा सिमिलैरिटी है उनमें, तो मार्क्स आ जाते, सिमिलर ही आते थे दोनों में। पर मैं हमेशा सोचता था कि मैं क्यों सीख रहा हूँ ये। तो उसके बाद मुझे किसी ने बिठा के समझाया कि तू बता, ये महाराष्ट्र का जो स्टेट है, अगर यहाँ पे हम सिर्फ हिंदी बोलेंगे तो जो बंदा घर में सिर्फ मराठी बोलता है वो बोर्ड पे पेंट कैसे करेगा मराठी? उसको कोई बुलाएगा क्या? कॉल सेंटर में उसको रखेगा क्या कोई जॉब पे दूसरा मराठी बोलने वाले? तो ये भाषा से जो एक है, ये तो है ही है, लगाव तो है ही है, पर उसका एक ये वाला भी है कि वो आपको ले जा सकती है कहाँ। बिल्कुल। तो आप, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप भाषा में इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं और उस भाषा से मुझे मिल क्या रहा है। अब अगर आप, जैसे भारत के गृह मंत्री गए उत्तर पूर्व के दौरे पर और वहां जाके उन्होंने क्या ऐलान किया? उन्होंने ऐलान किया कि उत्तर पूर्व की संपर्क भाषा हिंदी होगी। अब उत्तर पूर्व सबसे ज्यादा भाषाओं की विविधता वाली जगह है, सबसे ज्यादा भारत में। आप वहां जाके कह रहे हैं कि हिंदी इसकी संपर्क भाषा होगी, ना असमी होगी, ना मणिपुरी होगी, ना नागा होगी, हिंदी होगी। और वहां जाके आप क्या ऐलान कर रहे हैं कि हम इतने हजार हिंदी अध्यापक बहाल करेंगे। तो फिर हो क्या गया? जो सवाल आपने किया कि मैं मणिपुरी सीखूंगा तो मुझे उससे क्या मिलेगा, हिंदी सीख लूंगा तो मुझे एक अध्यापक की नौकरी मिलेगी। तो अगर ये सरकार ज्यादा से ज्यादा पैसा उसमें लगा रही है, ज्यादा से ज्यादा अवसर उसी में पैदा कर रही है, तो वो एक तरह से लोगों को मजबूर कर रही है, हालांकि वो कह नहीं रही है, वो मजबूर कर रही है कि वो उसकी तरफ जाएं और फिर वो मजबूर करना है। लेकिन भाषा सीखने के साथ मैं परसों जिस ड्राइवर के साथ था
वो तमिल भाषी हैं। तो मैंने कहा कि आप हिंदी समझते हैं, क्योंकि मैं तमिलनाडु में था। तो उसने कहा हाँ समझता हूँ। मैंने कहा कैसे? तो कहा कि 10 साल में मुंबई में था। तो मैंने हिंदी सीखी और मैंने मराठी सीखी। फिर उसने कहा मैंने मलयालम भी सीखी, लेकिन अब मराठी गायब हो रहा है क्योंकि कोई है नहीं जिससे मैं बात करूं मराठी में। और हिंदी भी थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो हिंदी अभी भी है, और मलयालम तो है। तो वो ड्राइवर कैसे सीख गया? तो हम सब में ये क्षमता है कि हम 4 भाषाएं 5 भाषाएं, आप खासकर दक्षिण भारत में देखेंगे कि मैं कल परसों किसी से बात कर रहा था, तो मैंने देखा कि एक औसत आदमी यहाँ 2 से 3 भाषाएं आराम से जानता है। मलयालम, तमिल, कोस्टल एरिया में कन्नड़, ये 3-4 भाषाएं वो जानता है। लेकिन जो हिंदी इलाकों के लोग हैं, आप उनसे पूछ लीजिए, वो हिंदी के अलावा कुछ नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने समझ रखा है पूरी दुनिया हिंदी में है और पूरी दुनिया को हिंदी सीखनी चाहिए, उनको कुछ नहीं सीखना चाहिए। तो वो बैंगलोर में रह लेंगे पूरी जिंदगी, वो टूटी फूटी अंग्रेजी में लोगों से बात करते रहेंगे, लेकिन वो कन्नड़ा सीखने में मेहनत नहीं करना चाहेंगे। वो कहेंगे कि वो जो फल बेचने वाला है वो हिंदी सीख के उनसे बात करे। आपने पिछले दिनों ऐसी घटनाएं देखी होंगी जब ऑटो वालों से झगड़ा हुआ, बाकी से झगड़ा हुआ कि तुम हिंदी क्यों नहीं बोल रहे हो। इसमें कन्नड़ के एक बहुत मशहूर लेखक हैं जो भारत के सबसे बड़े लेखकों में से एक हैं, यू आर अनंतमूर्ति। अनंतमूर्ति भाषाओं के बारे में एक बात कहते थे कि भाषाओं के साथ हमारा रिश्ता कैसे, जैसे घर होता है जिसमें आप कई माले बनाते हैं, आप वैरांडा बनाते हैं, आप आंगन बनाते हैं, आप ड्राइंग रूम बनाते हैं, तो भाषाएं उस तरह की हैं। एक भाषा हमारी वैरांडा की भाषा है, एक है दालान की, एक है हमारे बेडरूम की भाषा है। भाषाओं के साथ हमारा रिश्ता इस तरह का होता है। जैसे पंजाबी गानों में मजा आ जाता है, हरियाणा भाषा के जोक सुनने में मजा आ जाता है, और मतलब थोड़ा डिफिकल्ट है तमिल या मलयालम सीखना या समझना या अडेप्ट करना। पर कभी कभी मूवी अगर कोई बोलता है बढ़िया मूवी है देखनी चाहिए, तो मैं ओरिजिनल लैंग्वेज में सबटाइटल्स के साथ देखता हूँ, और वो एक अच्छा तरीका है जो मुझे लगता है हाँ ठीक है, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा है कुछ। आई थिंक भाषा एक चीज़ है जो हमारे ब्रिज बना सकती है एक दूसरे के साथ। बट लास्ट 10 साल में ये पोलराइजिंग माहौल हो गया है कि जो पीट भी रहा है, गाली दे रहा है, वो ये नहीं बता रहा है कि आपको क्यों भाषा सीखनी चाहिए, जैसे आपने अभी सहजता से बताया कि क्यों। देखिए भाषा क्या है, अब आप जिस तरह हिंदी बोल रहे हैं उस तरह मैं नहीं बोलता। हाँ, लेकिन मुझे आपकी चीज में क्या, आपकी हिंदी में क्या चीज दिलचस्प लगती है, वो है आपका लहजा, आपका अंदाज। मैं तो कुणाल कामरा की ये हिंदी है, वो इस तरह की हिंदी बोलते हैं। तो मुझे असल चीज क्या है जो इंसान को इंसान बनाती है या मुझे शख्सियत देती है, वो मेरा अंदाज है। तो आप क्यों तमिल सुनते हैं? तमिल आपको समझ में नहीं आती है बहुत बार, लेकिन आप उसका अंदाज देखते हैं, उस भाषा में उसका लहजा देखते हैं, और वो लहजा सबसे महत्वपूर्ण है। अब आप यही सोचिए कि मैं आज हुक्म जारी करूं कि कुणाल कामरा आप तो दाढ़ी अपनी पूरी जैसे मैं बना के आता हूं वैसे आपको बना के आना, तो हो सकता है आप मुझसे बात करना बंद कर दें, क्योंकि आप ये हैं, आपका ये अंदाज है, और आपको मेरा हुक्म पसंद नहीं है। तो आप अपने अंदाज के लिए हो सकता है मुझसे रिश्ता तोड़ लें या जान की बाजी लगा दें। लोग लगाते हैं। पर अगर आप ये कहे कि अगर तुम वेट लॉस करोगे ना तो एक बार क्लीन शेव लुक ट्राई करना, अच्छे लगोगे, वो अलग बात वो अलग बात है कि मैं आपके प्रति कितना चिंतित हूँ या मैं आपको लेकर क्या सोच रहा हूँ, मेरी आपको लेकर फिक्र क्या है। लेकिन मैं आपको क्यों दाढ़ी बनाने के लिए कह रहा हूँ? क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। तो और मैं आप अपनी तरह ढालना चाहता हूँ, तो मैं आपसे आपका अंदाज छीन लेना चाहता हूँ, और किसी से उसका अंदाज छीन लेने का मतलब है उसका कत्ल कर देना। तो भाषा सिर्फ किसी बात को कह देने का जरिया नहीं है, वो गाड़ी नहीं है कि उस पर कुछ आपने रख दिया वहां से वहां पहुंचा दिया। वो पूरा जीने का एक तरीका है, एक सलीका है, एक लहजा है। हमारे हिंदी के एक कवि हैं धूमिल, पिछली शताब्दी में 60 के दशक में हुए थे, बड़े मशहूर कवि हैं।
तो उन्होंने कहा भाषा दरअसल भाषा में आदमी होने की तमीज है। तो इसलिए आप अलग अलग भाषाओं की दुनिया में जाना चाहते हैं, क्योंकि आप अलग अलग लहजों को देखना चाहते हैं, आप अलग अलग अंदाज को देखना चाहते हैं, आप सिर्फ कोई बात सुनना नहीं चाहते हैं। और जब तक हम भाषा के प्रति ये रवैया नहीं रखेंगे तब तक हमारा भाषाओं के साथ रिश्ता क्या होगा? कामकाज का रिश्ता होगा, वो मोहब्बत का रिश्ता नहीं होगा या उत्सुकता का नहीं होगा। तो जब आप ये माहौल में क्या पोलराइजेशन आपके क्लासरूम भी पहुंच गया है? पोलराइजेशन तो पोलराइजेशन दरअसल है क्या, इसको समझना बहुत ही आवश्यक है। पोलराइजेशन का मतलब है कि आपने पहले से ही तय कर दिया कि ये दो पोल्स हैं और आपको अपने आप को डिफाइन करना है इनके संबंध में। आप या तो यहाँ हैं या यहाँ हैं, और इससे मैं आपके बारे में कुछ राय बनाऊंगा कि आप कौन हैं। यह सारी प्रक्रिया कहाँ घटित होती है? ये प्रक्रिया होती है क्लासरूम के बाहर, राजनीति है। और हमेशा हमको ध्यान रखना चाहिए कि छात्र क्लासरूम में जितना वक्त गुजारते हैं उससे बहुत ज़्यादा वक्त बाहर गुजारते हैं। तो बाहर एक पूरा का पूरा एजुकेशनल सिस्टम है, मैं उसको एक पूरी पैरेलल यूनिवर्सिटी कहता हूँ। वो पैरेलल यूनिवर्सिटी कौन बनाता है? फिल्में बनाती हैं, हमारा मीडिया बनाता है, और हमारे एडवर्टाइजिंग की दुनिया बनाती है। और अब उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ गई हैं। स्पोर्ट भी बनाता है। लेकिन अगर हम अभी उन प्लेटफॉर्म पे चलाएं, जैसे व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है, ये सब हैं जो एक समानांतर एजुकेशन दे रहे हैं। और ये सब आपको मजबूर कर रहे हैं कि आप अपना पोल चुनिए। तो पूरा हमारा दिमाग यहाँ बनता है, उस दिमाग को लेके मैं क्लासरूम में आता हूँ। फिर क्लासरूम में मुझे एक उपन्यास पढ़ना है, उसके बारे में राय बनानी है। तो मेरी आदत पड़ी हुई है कि मुझे एक पोल चुनना है। और क्लासरूम में जब एक अध्यापक कहता है कि नहीं पोल नहीं चुनना है, क्योंकि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, सिर्फ दो नहीं है। एक नॉवेल अगर आप पढ़ेंगे, उपन्यास पढ़ेंगे, तो एक कैरेक्टर के साथ 4 तरह के रिश्ते आप बना सकते हैं, एक ही तरह का नहीं, 4 तरह के ओपिनियन हो सकते हैं। उसके बारे में आपको सोचना है, तो वो काफी चक्कर में पड़ जाता है, क्योंकि उसका है कि एक ही तरह का रिश्ता बन सकता है। तो ये है या ये है, क्योंकि ये पूरा मीडिया उसको बोल रहा है, ये सारे प्लेटफॉर्म्स उसको बोल रहे हैं अपना पक्ष चुन लो, इस तरफ रहो। और उसमें सुरक्षा भी है, क्योंकि उसमें वो नंबर्स फिर देखते हैं और उसमें इत्मीनान महसूस होता है। तो जिसको लोग बोलते हैं इको चैम्बर, तो मैं देखता हूँ अच्छा ज़्यादा इतने लाइक्स आ रहे हैं इसमें, इतने हिट्स आ रहे हैं, इतने लोग देख रहे हैं, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा मुझे यकीन होने लगता है। जबकि क्लासरूम आपको कहता है कि क्या आप में इसका आत्मविश्वास है कि आप अकेले खड़े रह सकते हैं और आप कह सकते हैं कि ना मैं यहाँ हूँ ना मैं यहाँ हूँ, बल्कि मैं बीच में कहीं पर हूँ, जिसको हम फजीनेस कहते हैं या कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। तो आप जब इनकार करें कि नहीं मैं सिंप्लीफाई नहीं करना चाहता, मैं कॉम्प्लिकेट करना चाहता हूँ, मैं प्रॉब्लमेटाइज करना चाहता हूँ, तो दोनों में स्ट्रगल है। तो जिसको आप पोलराइजेशन कह रहे हैं या ध्रुवीकरण जिसको हिंदी में कहते हैं, उसका बहुत ज़बरदस्त असर क्लासरूम पर है। और इसलिए हम जैसे अध्यापकों का संघर्ष बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो आदत सुबह से रात तक बन रही है। वो व्हाट्सएप फ़ोन लगातार देख रहा है, यहाँ तक कि वो ये करने लगता है कि अगर शिक्षक ने कुछ कहा तो उसी समय गूगल करके वो देखने लगता है। तो उसको शिक्षक को बतलाना पड़ता है कि ऐसे नहीं होता है, मतलब आप एक बात जो बोल रहे हैं उसके लिए मैंने 15 किताबें देखी हैं और उसमें 15 लेखकों ने एक ही समस्या को 10 तरह से देखा है। तो मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं एक तरीका खोजने के लिए, तो मैं आपको मेथड्स की तरफ ले जा रहा हूँ, बाकी चीज़ों की तरफ ले जा रहा हूँ, सिर्फ एक नतीजे की तरफ नहीं ले जा रहा हूँ। करेक्ट।
यह समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि पूरी जो संस्कृति है वो संस्कृति ध्रुवीकरण की है, पोलराइजेशन की है, और वह क्लास पर लगातार दबाव डालता रहता है। लेकिन अगर कोई एक वास्तविक अध्यापक है तो वो लगातार इससे मुकाबला करता रहता है। सर एक लास्ट सवाल, क्योंकि लग रहा है ये थिंग ऑफ द पास्ट हो जाएगी ये चीज़, तो जब तक हमारी इमेजिनेशन में है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि एक एकेडमिक फ्रीडम वाली यूनिवर्सिटी कैसी होती है। ये जो एकेडमिक फ्रीडम या अकादमिक स्वतंत्रता की अवधारणा है, यह अवधारणा पूरी दुनिया में धीरे धीरे विकसित हुई। और ये अवधारणा है क्या और ये किन चीज़ों से मिलकर बनती है, पहले इसको समझ लेना ज़रूरी है। अकादमिक आज़ादी का मतलब यह है कि अध्यापक को अपना पाठ्यक्रम, अपना सिलेबस बनाने की आज़ादी हो, उसे अपनी तरह से क्लासरूम में पढ़ाने की आज़ादी हो, क्लास को ऑर्गेनाइज करने की उसे आज़ादी हो, उसको शोध करने की और रिसर्च करने की आज़ादी हो, उसे विश्वविद्यालय में जो अलग अलग तरह के विचार विमर्श होते हैं, अलग अलग प्रकार के विचार विमर्श करने की आज़ादी हो, अपना मत व्यक्त करने की आज़ादी हो। क्योंकि अध्यापक के बारे में हमेशा ये सोचा जाता है कि उसका काम सिर्फ क्लासरूम तक है, लेकिन शताब्दियों से अध्यापक का एक और रोल है, वो रोल है उसकी जिम्मेदारी समाज के प्रति। क्योंकि अध्यापक क्या करता है, वो अब तक जो ज्ञान बना है, नॉलेज है, वो उसको नई पीढ़ी तक पहुंचाता है, लेकिन वो नया ज्ञान बनाता भी है, तो वो भी वो नई पीढ़ी तक पहुंचाता है और नई पीढ़ी को एक्सपोज करता है जो डिफरेंट सोर्सेज हैं उनसे, और उनमें एक अपने तरीके से सोचने की हिम्मत पैदा करता है। लेकिन उसकी जिम्मेदारी समाज के प्रति यह है कि उसको समाज को भी सोचने का तरीका बताना है। अब फर्ज कीजिए कि सरकार ने फैसला किया नोटबंदी का, तो सरकार एक तर्क दे रही है नोटबंदी का, समाज कैसे समझे, क्योंकि समाज तो अर्थशास्त्र नहीं जानता। सरकार उसके लिए सबसे बड़ी अथॉरिटेटिव चीज है, सरकार बोल रही है इससे फायदा होगा, तो तुम लाइन में लगो, और लाइन में लग गए। फिर एक अर्थशास्त्र के अध्यापक का क्या काम है, उसकी जिम्मेदारी है समाज को बतलाना कि नोटबंदी है क्या या जीएसटी क्या है, तो यह उसकी जिम्मेदारी है कि वो समाज को बतलाए। तो अकादमिक आज़ादी में यह चीज़ भी शामिल है जिसको हम एक्स्ट्रा म्यूरल कहते हैं, यानी हम अखबार में लेख लिखते हैं, हम टेलीविज़न पर आते हैं, हम इस तरह की बातचीत करते हैं। कोई कह सकता है कि आपको इसके लिए तो तनख्वाह नहीं मिल रही है, लेकिन ये मेरी समाज के प्रति जिम्मेदारी है और ये अकादमिक आज़ादी में शामिल है। अब क्या हो रहा है, मैं अगर हिंदुस्तान की बात ना करूं, अमेरिका की बात कर लूं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने आने के साथ कहा कि ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी, और उसने एक एक करके यूनिवर्सिटी पर हमला करना शुरू कर दिया। तो जैसे आपने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के बारे में सुना होगा कि उसने मध्य पूर्व और बाकी तमाम चीज़ों की पढ़ाई करने वाला जो पूरा डिपार्टमेंट है, सेंटर है, कहा कि इस सेंटर की रिसीवरशिप हम ले लेंगे। यानी उसके बारे में चीज़ें तय करने का अधिकार अब यूनिवर्सिटी के भीतर नहीं रहेगा, सरकार का हो जाएगा। और उसने कहा कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी को जो वो ग्रांट दे रहा है, वो ग्रांट इन शर्तों को अगर वो नहीं पूरा करेगी तो ग्रांट नहीं देगा। तो उन शर्तों में क्या है कि छात्र विरोध नहीं कर सकते, बहुत फिलिस्तीन का नाम नहीं लिया जा सकता, वगैरह वगैरह वगैरह। यह चीज़ भी अकादमिक आज़ादी में शामिल है कि ये सिर्फ शिक्षकों का मामला नहीं है, छात्रों का भी है। यानी छात्र अपना सवाल कर सकते हैं कि नहीं, अपनी बात कह सकते हैं कि नहीं, यह सब कुछ है। लेकिन पिछले 10 वर्ष, मैंने अभी अमेरिका का जिक्र किया जो 3 महीने का मामला है, लेकिन हिंदुस्तान में ये चीज़ 10 साल से चल रही है कि धीरे 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 ये सारी आज़ादी हमसे छीनी जा रही है। तो एकेडमिक फ्रीडम में जैसे क्या मैं अपनी तरह सिलेबस बना सकता हूँ, करिकुलम बना सकता हूँ, क्या मैं क्लास में बात करने में आज़ाद महसूस करता हूँ। तो आप अगर बात करेंगे अब टीचर्स से,
तो वो आपको बतलाएंगे कि वो सेंसर कर रहे हैं खुद को, वो क्लास में बोलने से डरते हैं। अगर आप खबरें पढ़ते होंगे, हमने एक पूरा नेटवर्क बनाया है इस वजह से। मैं आपको चाहूँगा कि आप एक बार उसकी वेबसाइट को देखें। उसका नाम है इंडिया एकेडमिक फ्रीडम नेटवर्क, उसकी वेबसाइट है। उसमें हम क्या करते हैं, हम पूरे देश से कोशिश करते हैं कि जो भी खबर हमें मिल रही है एकेडमिक फ्रीडम को काटने की, उन सारी खबरों को डालें। तो हम हर यूनिवर्सिटी पे नज़र रखते हैं, हर जगह। तो हमें ये पता चलता है कि मैं अभी जैसे क्लास में मान लीजिए मैं फैसिज्म पढ़ा रहा हूँ, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला में पॉलिटिकल साइंस के टीचर सेबेस्टियन पढ़ा रहे थे, उनको उस वजह से सस्पेंड कर दिया गया। शारदा यूनिवर्सिटी जो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वहाँ एक क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन फ्रेम करने के चलते एक टीचर को सस्पेंड कर दिया गया। महाराष्ट्र में कोल्हापुर में एक टीचर हैं जो क्लास ले रही थी और उस क्लास में कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि मुसलमान बलात्कारी होते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बलात्कार का किसी एक धर्म से रिश्ता नहीं है, वो तो किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसके चलते उन पर शो कॉज नोटिस हो गई और सस्पेंशन हुआ। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के टीचर ने एक लेख लिखा, उसके चलते उन पर शो कॉज नोटिस हो गई। तो बहुत लोगों का सस्पेंशन, बहुत लोगों की नौकरी जान। इंदौर में एक लॉ कॉलेज, और ये आपको बहुत ही विचित्र लगेगा, उस लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल को और वहाँ के एक टीचर को सस्पेंड किया गया, उन पर एफआईआर हो गई। क्यों? क्योंकि कहा गया आपकी लाइब्रेरी में एक किताब है जो कि बहुत आपत्तिजनक है। अब लाइब्रेरी में एक किताब है, बेचारे प्रिंसिपल को आपने सस्पेंड कर दिया उस वजह से। तो यह सब कुछ पिछले 10 वर्षों में भारतवर्ष में हो रहा है। क्लास में मैं कुछ बोल रहा हूँ और अगर किसी ने उसको रिकॉर्ड किया और मेरे 60 मिनट के टॉक से के लेक्चर से आधे मिनट का एक क्लिप वायरल किया, उसके चलते मुझ पर जानलेवा हमला हो सकता है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में हुआ, बाकी जगह हुआ टीचर्स पे। तो पिछले 10 सालों में अकादमिक आज़ादी भारत में बहुत ज़्यादा जोखिम में पड़ गई है। और एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स जो पूरी दुनिया में बनता है, जो वेडम बनाते हैं, उसमें हम अब तेजी से नीचे खिसकते चले जा रहे हैं और सबसे नीचे के मुल्कों में पहुंच गए हैं, जहां हम सबसे कम आज़ाद, अकादमिक रूप से सबसे कम आज़ाद देशों में। और जैसा मैंने कहा कि इसका उदाहरण है शिक्षकों पर तरह तरह से हमला, शारीरिक हमला हो सकता है, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, उनका सस्पेंशन हो सकता है, उनकी नौकरी जा सकती है। आपने अशोका यूनिवर्सिटी जिसका जिक्र हम कर रहे थे, उसका वह मामला सुना होगा जिसमें हिंदुस्तान के कुछ सबसे बड़े बुद्धिजीवियों में से एक प्रताप भानु मेहता वहाँ के वाइस चांसलर थे। उन्होंने मर्जी से नौकरी छोड़ी। क्यों छोड़ी? उन्होंने खत लिखा। उन्होंने कहा कि मुझे प्रमोटर्स ने कहा यूनिवर्सिटी के कि आपके वाइस चांसलर रहने से यूनिवर्सिटी खतरे में है, तो मैं अपनी मर्जी से छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी को खतरे में नहीं डालना चाहता। अब प्रताप भानु मेहता अभी प्रिंसटन में चेयर प्रोफेसर हैं, एक सेमेस्टर पढ़ाते हैं। वो दुनिया के कुछ सबसे बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट में गिने जाते हैं। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि अभी हिंदुस्तान की कोई यूनिवर्सिटी उनको नौकरी नहीं देगी। मैं आपको और भी नाम गिना सकता हूँ जिनको हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज नौकरी नहीं देंगी। मैं आपको एक घटना बतलाता हूँ जो अपनी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस बात को समझाने के लिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज ने मुझे 8-9 अप्रैल को एक सेमिनार में निमंत्रित किया और उस पर जो सेमिनार के कन्वीनर थे उन्होंने मुझसे बड़ी लंबी चर्चा की, कैसे करना है, क्या करना है, कुछ और लोगों के नाम बताइए वगैरह वगैरह। तो वो बहुत गंभीरता से उसको कर रहे थे। परसों मेरे पास एक ईमेल आया कॉलेज के प्रिंसिपल का कि सेमिनार को टाल दिया गया है। तो मैं समझ गया कि हुआ क्या है। फिर मेरी बात हुई और मुझे पता चला कि उनका एतराज़ था कि मुझे क्यों बुलाया गया उसमें। मैंने ये सिर्फ उदाहरण के लिए कहा।
मैं ऐसे बहुत सारे अपने कोलीग्स का नाम आपको बतला सकता हूँ जिनको अब भारत के पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में नहीं बुलाया जाता है और वो अपने फील्ड के सबसे बड़े स्कॉलर्स में हैं, या उनको बुलाकर डिसइनवाइट कर दिया जाता है, जैसे ये मामला हुआ, सेमिनार कैंसिल हो गया, टॉक, ये अब एक आम चीज़ है। तो जो बेस्ट माइंड्स हैं, अब वो बेस्ट माइंड्स बाहर के हैं, उनको बाहर रखा जा रहा है, वो वेलकम नहीं है, दे आर नॉट वेलकम। तो आपने अकादमिक आज़ादी के बारे में पूछा था, दूसरे आप छात्रों की बात देख लीजिए। आपने हाल में जामिया मिलिया इस्लामिया का मामला सुना होगा, जिसमें छात्र एक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, यूनिवर्सिटी ने उनको निकाल दिया, फिर उन्हें कोर्ट जाना पड़ा। कोर्ट ने कहा यूनिवर्सिटी को कि आप गलत कर रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्रों ने, बीबीसी ने जो फिल्म बनाई थी गुजरात पर, वो फिल्म दिखाने की कोशिश की, उन पर एफआईआर हो गई और उनको सस्पेंड किया। एक छात्र जिसकी पीएचडी जमा हो गई थी, उन्होंने जमा करने के बाद कहा कि नहीं, अब हम नहीं लेंगे इसको, फिर उसे कोर्ट जाना पड़ा, फिर कोर्ट ने उसका जो अधिकार था रिस्टोर किया। एक लड़की ने सिर्फ एक नारा लिखा था, स्क्रैप एनटीए, आपने नीट का पूरा स्कैंडल सुना होगा, उसने सिर्फ ये नारा लिखा था, उस पर एफआईआर हो गई, उसको सस्पेंड कर दिया, फिर वो कोर्ट गई, फिर कोर्ट ने सस्पेंशन खत्म किया। या आप ये जानते हैं कि अभी हिंदुस्तान की जेलों में कितने छात्र हैं, उमर खालिद जो कि छात्र नहीं हैं लेकिन उनको माना जाता है, या फिर शर्जील इमाम जो कि एक पीएचडी स्टूडेंट है, मीरान हैदर जो कि एक स्टूडेंट है, जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट थे, गुलफिशा फातिमा जेल में 5 साल। और ये सारे छात्र क्यों जेल में हैं? क्योंकि इन्होंने जो पढ़ा, उस पढ़ने के आधार पर इन्होंने नागरिकता की जो समझ बनाई, उस समझ के बारे में अपनी बात कही, जो अकादमिक आज़ादी के भीतर है। अभी हमारे यहाँ अकादमिक आज़ादी का यह हाल है। और अगर अकादमिक आज़ादी नहीं रही तो फिर जो आप पढ़ रहे हैं उसका मूल्य भी कुछ नहीं है। क्योंकि जैसा मैंने कहा, मैं दोहरा रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है कि शिक्षक आज़ाद नहीं है, वो कोर्स नहीं बना रहा है, फिर उस कोर्स का वैल्यू क्या है? आप कहते हैं मुझे वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनना है, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी में जो इंडेक्स या आप जो बोलते हैं कि इस आधार पर, तो उसमें सब में हम फेल कर रहे हैं, तो फिर हम वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी कैसे बनेंगे? दूसरी चीज कि जब आप यह कह देंगे कि एजुकेशन का मकसद क्या है भाई, एजुकेशन या शिक्षा का मकसद अगर नेशनलिज्म प्रमोट करना है, और आजकल तो पिछले 10 साल से कहा जा रहा है उसका मकसद है भारतीयता को प्रमोट करना। किस भारतीयता को? जो सरकार डिफाइन कर रही है। ये दुनिया में कभी भी किसी यूनिवर्सिटी में ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। यूनिवर्सिटी का ऑब्जेक्टिव या यूनिवर्सिटी का मकसद है परस्यूट ऑफ ट्रुथ विद ऑल फ्रीडम। लेकिन आप कहेंगे नो, टू मेक यू नेशनलिस्ट, टू मेक यू इंडियन। तो मैं फिर पूछूंगा कि हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी में एक अफ्रीकन क्यों आए पढ़ने? एक अफ्रीकी आदमी, एक चीनी आदमी क्यों आएगा पढ़ने? अगर आप नेशनलिज्म को बना रहे हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी बड़ी कैसे बनती है जब उसमें अलग अलग तरह के लोग आते हैं। अमेरिकी यूनिवर्सिटीज क्यों बड़ी हैं? क्योंकि उसमें अगर आप टीचिंग कम्युनिटी को देख लेंगे तो उसमें चीनी हैं, उसमें हिंदुस्तानी हैं, उसमें पाकिस्तानी हैं, उसमें बर्मा के लोग हैं, उसमें लेबनान के लोग हैं, अलग अलग जगह के लोग हैं। तो डाइवर्सिटी है। जो स्टूडेंट बॉडी है, छात्र हैं, उनमें डाइवर्सिटी है, अलग अलग देशों के लोग हैं, क्योंकि उन्होंने अब तक अपना ऑब्जेक्टिव अमेरिका फर्स्ट नहीं बनाया था। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है अमेरिका फर्स्ट, तो फिर अमेरिकी यूनिवर्सिटीज का हाल वही होगा जो हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज का हो जाए। डाइवर्सिटी देखने की सबसे बेहतरीन जगह है यूनिवर्सिटी। बिल्कुल, उसके बिना यूनिवर्सिटी नहीं है। थैंक यू सर फॉर जॉइनिंग मी ऑन दिस टॉक। बहुत शुक्रिया कुणाल बुलाने के लिए। No.
nope, nope, nope.